हेलो। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन के जन्म का आधार क्या है, ये आज हमारा चर्चा का मुद्दा है। जिस प्रकार मानविकी के अन्य विषयों के जनक हैं, जैसे हिस्ट्री के जनक, ज्योग्राफी के जनक, सोशियोलॉजी के जनक, इकोनॉमी के जनक, उसके जन्म के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। तो जिस प्रकार अन्य विषयों के संदर्भ में देखा जाए तो उनके जन्म का आधार है, उनके जनक हैं, उसी प्रकार आपके मन में प्रश्न आता होगा कि लोक प्रशासन के जन्म के पीछे भी कोई कारण है, लोक प्रशासन का भी कोई जनक है। लोक प्रशासन का जन्म कब हुआ, इसे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में कब एडॉप्ट किया गया, ये सारे मुद्दे आपके मन में आता है। इसलिए आज हम लोग इसका समाधान भी करने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जब से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, तब से प्रशासन को किसी न किसी रूप में अवश्य देखा गया। इसका मतलब मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही प्रशासन था। आप लोग मौर्य प्रशासन पढ़ते हैं, और मौर्य प्रशासन के में यानी कौटिल्य के समय सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी को हम लोग अमात्य कहते थे। और वो शीर्षस्थ पदाधिकारी की तुलना आज के कैबिनेट सेक्रेटरी से और राज्य का सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी से भी की जाती है। इसका मतलब मौर्य शासन काल में भी प्रशासन था, गुप्त शासन काल में भी प्रशासन था, दिल्ली सल्तनत का भी प्रशासन आप लोग देखते हैं, मुगल पीरियड में भी प्रशासन आप लोग देखते हैं। तो मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही प्रशासन किसी न किसी रूप में अवश्य था। तो प्रशासन तो था, लेकिन लोक प्रशासन नहीं था। प्रशासन था, लोक प्रशासन नहीं था। और आपके वैकल्पिक विषय का नाम प्रशासन नहीं है, आपके वैकल्पिक विषय का नाम लोक प्रशासन है। तो मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही प्रशासन को किसी न किसी रूप में अवश्य देखा गया। लेकिन 1887 से पहले, 1887 से पहले की बात कर रहा हूं, प्रशासन राजनीति का एक अभिन्न अंग था। प्रशासन राजनीति का एक अभिन्न अंग था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे घनिष्ठ संबंध अगर किसी सब्जेक्ट के साथ है तो पॉलिटिकल साइंस है। यही कारण है कि 2013 से पहले हमारे यहां 2 वैकल्पिक विषय की व्यवस्था होती थी। लेकिन जब 2 वैकल्पिक विषय का चुनाव करना होता था तो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ आप नहीं रख सकते थे, क्योंकि लोक प्रशासन का सबसे घनिष्ठ संबंध पॉलिटिकल साइंस से। क्योंकि 1887 से पहले प्रशासन राजनीति का एक अभिन्न अंग था। राजनीति का एक अभिन्न अंग था प्रशासन, ध्यान रखना है। 1887 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने अपना एक लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, राजनीति प्रशासन द्विभाजन। तो 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक विचारधारा प्रस्तुत की गई जिसका नाम है राजनीति प्रशासन द्विभाजन, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, राजनीति प्रशासन द्विभाजन।
राजनीति प्रशासन द्विभाजन। ये 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा ये विचारधारा प्रस्तुत की गई। कहां? एक लेख में इन्होंने प्रकाशित किया, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। इस विचारधारा में उन्होंने कहा, जो कंसेप्ट दिया है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का, उसमें इन्होंने कहा कि राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से, नीतियों के निर्धारण से तथा प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से, नीतियों के क्रियान्वयन से। राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से है और प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से है। इसका मतलब राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया जाएगा उसका सफल क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। यानी प्रशासन का काम सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना है, तो राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से है। इसीलिए कहते हैं कि जो नीति है वही राजनीति है और जो राजनीति है वही नीति है। नीति ही राजनीति है, राजनीति ही नीति है। जब पॉलिटिकल पार्टी का, जब हमारे देश में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव के समय प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जारी करता है। वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के लिए साधन है, राजनीति है। और जब वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के रूप में काम करती है, तो जो चुनाव जीतने के लिए राजनीति था, सत्ता में आने के बाद वही राजनीति नीति बन जाता है और सरकार उस दिशा में पॉलिसी बनाती है। सरकार उस दिशा में क्या बनाती है? पॉलिसी बनाती है। तो राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से और प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से। इसका मतलब हमारे यहां जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री आता है, वो वेलफेयर की स्कीम के संदर्भ में पॉलिसी बनाती है और जो सरकार वेलफेयर स्कीम के संदर्भ में पॉलिसी बनाती है उसका सफल क्रियान्वयन करने का काम ब्यूरोक्रेसी को दिया गया। यानी प्रशासन का काम सरकार के द्वारा निर्धारित नीति का सफल क्रियान्वयन करना है। इसे क्रियान्वयन करने का नाम ही प्रशासन है। वुडरो विल्सन कहता है कि क्रियान्वयन करने का नाम ही प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन का काम सरकार की नीतियों का सफल क्रियान्वयन करना है। इसे कभी आपसे यदि पूछा जाए कि आप सिलेक्शन के बाद प्रशासन बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन सा काम करेंगे? तो एक प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों का सफल क्रियान्वयन करना है और क्रियान्वयन का संबंध सरकार की कार्यकारिणी शाखा से, कार्यपालिका से है। इसलिए कभी यदि कोई पूछे कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर आप सरकार का कौन सा अंग बनने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सरकार की कार्यपालिका शाखा का अंग बनने जा रहे हैं। आप सरकार की कार्यपालिका शाखा का पार्ट बनने जा रहे हैं। सरकार की कार्यपालिका शाखा का पार्ट बनने जा रहे हैं, क्योंकि कार्यपालिका का काम क्रियान्वयन है और प्रशासन का काम भी सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों का सफल क्रियान्वयन करना है। तो वुडरो विल्सन कहते हैं कि राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से और प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू नामक विद्वान ने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया। सभी लोग जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू नामक विद्वान ने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया, शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत दिया कि सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट किया जाए। किसके आधार पर? तो उन्होंने कहा कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट किया जाए। तब से हमारे यहां सरकार के तीन अंग दिखाई देता है। नहीं तो उसके पहले
एक ही व्यक्ति समस्त कार्यों का संचालन करता था। उसी व्यक्ति के द्वारा विधायी कार्य भी किया जाता था, उसी व्यक्ति के द्वारा कार्यकारी कार्य भी किया जाता था, उसी व्यक्ति के द्वारा न्यायिक कार्य भी किया जाता था। तो अगर समस्त शक्तियों का संकेंद्रण एक व्यक्ति में होगा तो उसका निरंकुश होना स्वाभाविक था। इसलिए उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए, उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक मास्टिंग्यू नामक विद्वान के द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने के लिए योग्य नहीं होता। अगर कोई विधायी कार्यों में एक्सपर्ट है तो कोई आवश्यक नहीं कि कार्यकारी और न्यायिक कार्यों में एक्सपर्ट होगा। जो न्यायिक कार्यों में एक्सपर्ट होगा वो कोई आवश्यक नहीं कि कार्यकारी और विधायी कार्य में एक्सपर्ट होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने के लिए योग्य नहीं होता, इसलिए उसकी रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर कार्यों का वितरण किया जाए। इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का आधार फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, कार्यात्मक विशेषीकरण है कि जो जिस कार्य में दक्ष हो उसको वो कार्य सौंपा जाए। इसके आधार पर इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया। तीसरी बात, सरकार के जिस अंग के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। विधायिका का काम विधि निर्माण का है, इसलिए विधायिका के द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाता है, तो जो कार्य विधायिका करेगी उसे विधायिकी प्रक्रिया कहेंगे। कार्यपालिका का काम क्रियान्वयन करना है, तो जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा प्रक्रिया कार्यकारी कहलाएगी। न्यायपालिका का काम न्याय देना है, संविधान की व्याख्या करना है, तो जो कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा वो प्रक्रिया न्यायिकी कहलाएगी। इसे कार्य की प्रकृति में अंतर है। विधायिका के कार्य की प्रकृति विधायिकी, कार्यपालिका के कार्य की प्रकृति कार्यकारी, न्यायपालिका के कार्य की प्रकृति न्यायिकी। तो यदि कार्य की प्रकृति में अंतर है तो कार्यों के प्रकृति में अंतर होने के कारण सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट कर दिया जाए। इसके आधार पर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया और कहा गया कि सरकार के 3 अंग हैं और तीनों अंगों के कार्य अलग अलग हैं। सभी लोग जानते हैं सरकार की एक अंग विधायिका है, दूसरा अंग कार्यपालिका है और तीसरा अंग न्यायपालिका है। ये सरकार के 3 अंग हैं सेपरेशन ऑफ पावर के तहत। विधायिका का काम आप सभी लोग जानते हैं, विधायिका का काम विधि निर्माण का है। कार्यपालिका का काम विधि का क्रियान्वयन करना है। न्यायपालिका का काम विधि की व्याख्या करना है एवं न्याय देना है। अभी आप लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर की क्रीमी लेयर को निर्णय दिया गया कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल गया, उसके जीवन स्तर में सुधार आ गया, तो फिर उसको आरक्षण का लाभ से वंचित कर देना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने क्या बोला कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत उपवर्गीकरण होना चाहिए, और ये उपवर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 341 और 342 के प्रतिकूल नहीं है। कन्फर्म हुआ। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 और 16 में ये कहीं नहीं लिखा है कि वर्गीकरण का आधार राज्यों को न दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को डिसीजन दिया। तो जो कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया गया उसे न्याय की प्रक्रिया कहेंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की व्याख्या किया गया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 341 के प्रतिकूल नहीं है और उपवर्गीकरण कहीं से भी संविधान का उल्लंघन नहीं करता, कन्फर्म हुआ। और ये अधिकार राज्यों को देना कहीं से अनुच्छेद 341 और 342 के प्रतिकूल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट व्याख्या किया है। तो ये काम किसका है? न्यायपालिका का है। तो जो कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाए उसे न्याय की प्रक्रिया कहा जाएगा। तो सरकार के 3 अंग जो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत दिया गया, ये मास्टेंग्यू नामक विद्वान के द्वारा दिया गया। बहुत डिटेल में इसको मैं पॉलिटी में पढ़ाता हूं, चूंकि अभी पब्लिकेट में टॉपिक आ गया था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। बाकी इसको पॉलिटी में डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि पॉलिटी के सिलेबस में मेरे सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया। अब चले, वुडरो विल्सन
1887 में उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने राजनीति प्रशासन द्विभाजन की विचारधारा का समर्थन किया, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का कंसेप्ट दिया और उसमें कहा कि राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से, राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से और प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से। अब इन्होंने कहा कि चूंकि नीति निर्धारण का संबंध सरकार की विधायिकी शाखा का है, विधायिका का काम विधि का निर्माण करना है, इसका मतलब नीति निर्धारण का संबंध सरकार की विधायिकी शाखा का है और नीतियों के क्रियान्वयन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा का है। तो नीति निर्धारण का संबंध सरकार की कौन सी शाखा का है? तो बोलेंगे सरकार की विधायिकी शाखा का है, यानी विधायिका का है। और नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य सरकार की कार्यकारिणी शाखा का है या सरकार की कार्यपालिका शाखा का है? सरकार की कार्यपालिका शाखा। खूब बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह समझ में आ गया तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यही है जो हुई है। तो राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से, नीति निर्धारण का संबंध सरकार की विधायिकी शाखा से, प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से और क्रियान्वयन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा से। अब वुडरो विल्सन कहते हैं कि जब सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर का जब कंसेप्ट दिया गया तो उसमें क्या कहा गया कि सरकार के जिस अंग के द्वारा जो कार्य किया जाए वो प्रक्रिया कहलाएगी। तो नीति निर्धारण का संबंध सरकार की विधायिकी शाखा से है, नीति निर्धारण का संबंध सरकार की विधायिकी शाखा से है और जो कार्य विधायिका के द्वारा किया जाएगा वो प्रक्रिया विधायिकी कहलाएगी। इसलिए राजनीति के कार्य की प्रकृति कैसी है? तो बोलेंगे विधायिकी है। प्रक्रिया कैसी कहलाएगी? विधायिकी प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? विधायिकी प्रक्रिया। और जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है वो कार्यकारी प्रक्रिया कहलाएगा। तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगा? कार्यकारी प्रक्रिया। कार्यकारी प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से और नीति निर्धारण का संबंध सरकार की विधायिकी शाखा से और जो कार्य विधायिका के द्वारा किया जाएगा प्रक्रिया विधायिकी कहलाएगी। इसलिए राजनीति के कार्य की प्रकृति विधायिकी है। प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से और क्रियान्वयन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा से और जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा प्रक्रिया कार्यकारी कहलाएगी। इसका मतलब प्रशासन के कार्य की प्रकृति कार्यकारी है और राजनीति के कार्य की प्रकृति विधायिकी है, यह वुडरो विल्सन ने कहा। अब वुडरो विल्सन कहते हैं, फिर नेक्स्ट तर्क देते हैं वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का तर्क बहुत ही तार्किक है, समझने का प्रयास करेंगे। वुडरो विल्सन कहते हैं कि यदि कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण, यदि कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट किया जा सकता है, यदि कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट किया जा सकता है, तो फिर कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण, कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण राजनीति और प्रशासन को सेपरेट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि राजनीति के कार्य की प्रकृति विधायिकी और प्रशासन के कार्य की प्रकृति कार्यकारी है। तो यदि कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण राजनीति और प्रशासन सरकार के तीनों अंगों को सेपरेट किया जा सकता है, तो कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण राजनीति और प्रशासन को भी सेपरेट किया जा सकता है। इसी तर्क के आधार पर उन्होंने कहा कि राजनीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत और प्रशासन का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाए। प्रशासन का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाए। तो अब राजनीति के लिए एक अलग सब्जेक्ट है जिसका नाम पॉलिटिकल साइंस है,
और प्रशासन के लिए एक अलग सब्जेक्ट है जिसका नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सरकार के नीतियों का क्रियान्वयन करना है। और राजनीति विज्ञान का काम क्या है? सरकार की नीतियों का निर्धारण करना है। तो नीति निर्धारण का अध्ययन हम लोग राजनीति विज्ञान में करते हैं और क्रियान्वयन की बात हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत करते हैं। तो लोक प्रशासन का काम क्या है? सरकार की नीतियों का सफल क्रियान्वयन करना। इसलिए क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। इस क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। ये कौन कहता? वुडरो विल्सन कहते हैं। तो क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या काम करेंगे? सरकार के द्वारा निर्धारित नीति का सफल क्रियान्वयन करेंगे। और क्रियान्वयन का संबंध सरकार की कार्यकारिणी शाखा से है। इसलिए लोक प्रशासन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा से है। सरकार की कार्यपालिका शाखा से है। तो कोई आपसे पूछे कि आप सरकार का कौन सा अंग बनने जा रहे हैं, तो सरकार की कार्यकारिणी शाखा का भाग बनने जा रहे हैं। आपका काम सरकार के द्वारा निर्धारित नीतियों का सफल क्रियान्वयन करना है। इसे क्रियान्वयन करने का नाम ही लोक प्रशासन कहा गया है। तब से लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ये मान्यता 1887 में मिला। जन्म स्थान कहाँ है? तो लोक प्रशासन का जन्म स्थान अमेरिका है। अमेरिका इसका जन्म स्थान। जनक कौन है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन है। लोक प्रशासन के जनक फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन है। और लोक प्रशासन के जन्म का आधार राजनीति प्रशासन द्विभाजन है। तब से हमारे यहां लोक प्रशासन को एक अध्ययन के विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो एक अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन को मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो बताएंगे 1887 में। लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ है? अमेरिका में हुआ। लोक प्रशासन के जनक कौन है? वुडरो विल्सन है। लोक प्रशासन के जन्म का आधार क्या है? तो बोलो राजनीति प्रशासन द्विभाजन है। ये सारा चीजों का अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। तो लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ है। तो लोक प्रशासन का जन्म सदी वर्ष था। तो जन्म सदी वर्ष, लोक प्रशासन का जन्म सदी वर्ष 1987 है। लोक प्रशासन का जन्म शताब्दी वर्ष 1987 है। इसलिए जन्म शताब्दी वर्ष 1987 में संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में 1987 में 1987 में लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उस वर्ष लोक प्रशासन का जन्म सदी वर्ष था। इसलिए जन्म सदी वर्ष में लोक प्रशासन को संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। तब से हम लोग लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन करना शुरू कर दिए। जल्दी बोलो। वेद, वेद समझ में आ रहा है? विकास समझ में आ रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ठीक ठाक? तो ये लोक प्रशासन के जन्म का आधार क्या है? तो बोलोगे राजनीति प्रशासन द्विभाजन। क्या कहता है कि राजनीति का संबंध नीतियों के निर्धारण से, और नीति निर्धारण का संबंध सरकार की विधायिकी शाखा से, और जो कार्य विधायिका के द्वारा प्रक्रिया विधायिकी। प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से, और क्रियान्वयन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा से, और जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा उसे कार्यकारी प्रक्रिया बोलेंगे। तो कहता है कि कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण अगर सरकार के तीनों अंग सेपरेट हो सकते हैं, तो फिर कार्य की प्रकृति में अंतर होने का राजनीति और प्रशासन सेपरेट क्यों नहीं हो सकता? इसी तर्क के आधार पर लोक प्रशासन को पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो लोक प्रशासन एक नया विषय के रूप में, अध्ययन के विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। तो लोक प्रशासन का जन्म कब हुआ?
1887 में हुआ। मुझे लगता है कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं आया होगा। तो आप वेद विशेषकर आप लोग यूपीएससी के लिए तो ऐसा ही ध्यान रखना है। बीपीएससी में अगर आप लोग देते करते हैं तो वहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आता है कि लोक प्रशासन के जन्म का आधार क्या है, तो बता देना है लोक प्रशासन के जनक कौन है, वुडरो विल्सन है। लोक प्रशासन का जन्म 1887 में हुआ। लोक प्रशासन का जन्म स्थान अमेरिका है, ये आप लोग बता देना है। कन्फर्म हुआ। भारत में इसे कब यूपीएससी की परीक्षा में शामिल किया गया, तो जन्म शताब्दी वर्ष 1987 था। उस साल उस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में इसको वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि जिस वुडरो विल्सन की बात कर रहे हैं, जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन है, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। उसके बाद ये न्यू जर्सी प्रांत के गवर्नर बने और 1913 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वुडरो विल्सन साहब 1913 में अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं 1913 में। और जिसे आज आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यूएनओ कहते हैं, उसका पुराना नाम लीग ऑफ नेशन है। और लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन हैं। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक भी कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन ही है। उन्होंने ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया था। उसी लीग ऑफ नेशन को 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन उसका पुराना नाम लीग ऑफ नेशन ही होता है। कंफर्म, ये आप लोगों को समझ में आया। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब आप लोग समझ सकते हैं कितनी बातें आपको समझ में आएगी। समझिएगा, पहला चीज समझें कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। भारत संघ है राज्यों का। अब संघ और राज्य के अतिरिक्त नहीं लिखा हुआ कुछ। तो आर्टिकल 1 जो इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, ये जो आर्टिकल 1 है, ये राजनीति प्रशासन द्विभाजन की विचारधारा का समर्थन करती है। राजनीति प्रशासन द्विभाजन की विचारधारा के आधार पर हमारे यहां आर्टिकल 1 बनाया गया कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, संघ है राज्यों का। क्योंकि संघ का संबंध, संघ का कार्य, संघ के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। संघ के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया जाता है, राज्य के द्वारा उसका सफल क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य के द्वारा उसका सफल क्रियान्वयन किया जाता है। कंफर्म हुआ, क्रियान्वयन किया जाता है। इसका मतलब संघ नीति बनाता है तो राज्य उसका क्रियान्वयन करता है। संघ के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया गया, राज्य उसका क्रियान्वयन करता है। ध्यान रखना है, इसका मतलब नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया जाता है, उसका सफल क्रियान्वयन करने का काम राज्य को दिया गया। कंफर्म हुआ, सफल क्रियान्वयन करने का काम राज्य को दिया गया। क्योंकि जब तक राज्य उसका ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन नहीं करेगा तो सरकार की पॉलिसी असफल हो जाएगी। तो नई दिल्ली पॉलिसी बनाता है तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज उसका सफल क्रियान्वयन करता है। इसलिए आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, संघ है राज्यों का। संघ है राज्यों का। अब देखा जाए, जहां नीतियों का निर्धारण किया जाता है उसे मुख्यालय हेड ऑफिस कहा जाता है, और जहां नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है उसे रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय संस्थान कहा जाता है। इसका मतलब नई दिल्ली में नीतियों का निर्धारण किया जाता है तो नई दिल्ली मुख्यालय है। नई दिल्ली मुख्यालय है तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज उसका रीजनल ऑफिस के रूप में काम करता है कि नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित नीतियों का सफल क्रियान्वयन करता है। अभी जैसे आप लोगों को
कुछ कार्यक्रम पढ़ाना होता है, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये योजना शुरुआत की गई, इस योजना की शुरुआत की गई जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक होंगे, स्ट्रीट वेंडर होंगे, मिड डे मील श्रमिक होंगे, ईंट भट्ठा मजदूर, उनको 15,000 रुपये मासिक या उनकी आमदनी 15,000 रुपये मासिक या उससे कम होगी तो वह इस योजना का लाभार्थी होगा। अब ये योजना स्कीम सरकार ने लाया तो इसको सफल क्रियान्वयन करने का काम किसका होगा? राज्य का होगा। राज्य उसका सफल क्रियान्वयन करेगा। इसका मतलब संघ पॉलिसी बनाया तो राज्य उसका क्रियान्वयन करेगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया, कंफर्म हुआ। अब इस आजीविका मिशन को पश्चिम बंगाल सरकार ने आनंद धारा के रूप में लागू किया। आनंद धारा, जिसमें गरीब महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना सुनिश्चित है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे यहां 3 करोड़ हमको लखपति बहने बनाना, लखपति। अभी ये 3 करोड़ लखपति बनाना है, इसका नीति बनाया, इस बजट में भी प्रोविजन है। इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा? राज्य का। इंप्लीमेंट करने का काम राज्य का होगा। तो संघ है राज्यों का, संघ का काम नीतियों का निर्धारण, तो राज्य का काम उसका सफल क्रियान्वयन। अब आप लोग हमेशा ध्यान रखा करो, मनरेगा की पॉलिसी बनाया है, मनरेगा नीति किसने बनाया? संघ सरकार ने। तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसको? राज्य को। जीएसटी किसने बनाया? संघ सरकार ने। इंप्लीमेंट करने का काम राज्य को है। तो संघ पॉलिसी बनाता है तो उसके सफल क्रियान्वयन करने का काम राज्यों को दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम राज्य को दिया गया, राज्य काम करेगा। तो संघ पॉलिसी बनाता है तो राज्य उसका क्रियान्वयन करता है। तो जहां पॉलिसी बनती है उसे मुख्यालय कहते हैं और जहां नीतियों का क्रियान्वयन होता है उसे क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं। इससे नई दिल्ली मुख्यालय है तो उसके अधीन 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज उसके क्षेत्रीय संस्थान के रूप में काम करता है। कंफर्म हुआ? तो नई दिल्ली क्या है? न्यू दिल्ली मुख्यालय है। न्यू दिल्ली मुख्यालय है। तो हमारे यहां 28 राज्य एंड 8 यूनियन टेरिटरीज रीजनल ऑफिस के रूप में काम कर रहा है कि संघ जो पॉलिसी बनाएगा उसका क्रियान्वयन राज्य करेगा। अब देखा जाए तो नई दिल्ली मुख्यालय है तो राज्य रीजनल ऑफिस है। तब मान लीजिए कि मैं उदाहरण ले रहा हूं उत्तर प्रदेश। अब राज्य रीजनल ऑफिस है तो राज्य का काम क्या है? क्रियान्वयन। राज्य का काम क्या है? क्रियान्वयन। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश है एक राज्य, तो संघ नई दिल्ली पॉलिसी बनाया तो राज्य लागू करेगा। तो राज्य लागू करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसका मतलब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिला भी है, बिहार के अंदर 38 जिला है, बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के अंतर्गत 38 जिला है। तो पटना बिहार की राजधानी है और 38 जिला है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, 75 जिला है। तो राज्य लखनऊ क्रियान्वयन करवाएगा तो प्रयागराज क्रियान्वयन करेगा। नई दिल्ली पॉलिसी बनाएगा तो लखनऊ क्रियान्वयन करवाएगा और प्रयागराज उसका क्रियान्वयन करेगा। कंफर्म हुआ? क्रियान्वयन पॉलिसी कौन बनाएगा? बोलो, नई दिल्ली बनाएगा। क्रियान्वयन कौन करवाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रत्येक राज्य की राजधानी है, वो क्रियान्वयन करवाएगा। और क्रियान्वयन कौन करेगा? जो जिले में है वो क्रियान्वयन करेगा। इसका मतलब एक्चुअल पॉलिसी कहां क्रियान्वयन होता है? बोलो, जिले में होता है। इसलिए रीजनल ऑफिस के 2 पार्ट हैं। अब इसको इस रूप में समझेंगे। रीजनल ऑफिस के 2 पार्ट हैं। एक को हम लोग कहते हैं अटैच्ड ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस, और दूसरा कहा जाता है सबऑर्डिनेट ऑफिस। सबऑर्डिनेट ऑफिस। रीजनल ऑफिस के ही 2 पार्ट हैं।
एक बोलेंगे अटैच्ड ऑफिस, दूसरा बोलेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिस। कंफर्म हुआ? अटैच्ड ऑफिस के दो कार्य हैं। अटैच्ड ऑफिस वह ऑफिस है जो तकनीकी तथ्य एवं आंकड़ों के माध्यम से मुख्यालय को सहयोग प्रदान करता है। नई दिल्ली में जब पॉलिसी बनेगी तो पॉलिसी बनाने के लिए नई दिल्ली को तथ्य और आंकड़े चाहिए। वो तथ्य और आंकड़े राज्यों के द्वारा दिया जाता है। राज्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य एवं आंकड़ों के आधार पर नई दिल्ली पॉलिसी बनाता है। अटैच्ड ऑफिस वह ऑफिस है जो कि जहां एक और तथ्य एवं आंकड़ों के माध्यम से, तथ्य एवं आंकड़ों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से हेड ऑफिस को सहयोग प्रदान करता है। हेड ऑफिस को सहयोग प्रदान करता है। दूसरा, सबऑर्डिनेट ऑफिस के कार्यों का परिवीक्षण करता है। परिवीक्षण, मॉनिटरिंग, परिवीक्षण, सबऑर्डिनेट ऑफिस के कार्यों का परिवीक्षण करता है। कंफर्म हुआ? जबकि सबऑर्डिनेट ऑफिस का मुख्य कार्य विस्तृत एवं व्यापक रूप में सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना, सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना, नीतियों का क्रियान्वयन करना। खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अटैच्ड ऑफिस वह ऑफिस है जिसके दो मुख्य काम हैं। पहला तकनीकी तथ्य एवं आंकड़ों के माध्यम से नई दिल्ली हेड ऑफिस को सहयोग देना, और दूसरा सबऑर्डिनेट ऑफिस के कार्यों का परिवीक्षण करना। जबकि सबऑर्डिनेट ऑफिस का मुख्य कार्य विस्तृत एवं व्यापक रूप में सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना। इसका मतलब संघ सरकार जो पॉलिसी बनाती है, राज्य उसका क्रियान्वयन करवाता है और जिला उसका क्रियान्वयन करता है। जिला क्रियान्वयन करता है, राज्य क्रियान्वयन करवाता है, नई दिल्ली पॉलिसी बनाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोगों से कभी पूछे कि प्रशासन की कितनी इकाई हैं, प्रशासन की कितनी इकाई हैं, तो बोलिएगा प्रशासन की 3 इकाइयां हैं। केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन। केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन की 3 इकाइयां हैं। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली पॉलिसी बनाता है, राज्य क्रियान्वयन करता है, जिला क्रियान्वयन करवाता है। तो अटैच्ड ऑफिस का मतलब होता है राज्य, और सबऑर्डिनेट ऑफिस का मतलब होता है जिला। अटैच्ड ऑफिस का मतलब क्या है? राज्य, और सबऑर्डिनेट ऑफिस का मतलब जिला, और मुख्यालय का मतलब नई दिल्ली। नई दिल्ली पॉलिसी बनाया, राज्य क्रियान्वयन करवाता है, जिला क्रियान्वयन करता है। तो जो क्रियान्वयन करवाता वो अटैच्ड ऑफिस है, जो क्रियान्वयन करता वो सबऑर्डिनेट ऑफिस है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेद समझ में आ रहा है? विकास, दोनों लोगों को समझ में आ रहा है? कहीं कोई समस्या तो नहीं ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो भारत संघ है, राज्यों का समझ में आया। अब चलो, अब और आगे समझो। सारी बातें समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब और आगे समझो। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां जिले का शीर्षस्थ अधिकारी, जिले का शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी डीएम एक आईएएस अधिकारी है। राज्य का शीर्षस्थ अधिकारी चीफ सेक्रेटरी एक आईएएस अधिकारी है। इसका मतलब रीजनल ऑफिस में चाहे अटैच्ड ऑफिस हो चाहे सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, दोनों का शीर्षस्थ अधिकारी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है। जिले का शीर्षस्थ पुलिस अधिकारी एसपी होता है, और एसपी एक आईपीएस है। राज्य पुलिस बल का सर्वोच्च प्रधान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो कि एक आईपीएस अधिकारी होने के कारण अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है। उस पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का है। आपके मन में प्रश्न होगा
कि राज्य और जिले के शीर्षस्थ पदाधिकारी पीसीएस एग्जाम के तहत नहीं होते हैं, वो सारे शीर्षस्थ अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के होते हैं। जिले का शीर्षस्थ अधिकारी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, एक आईएएस अधिकारी होता है। राज्य का शीर्षस्थ पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी एक आईएएस है। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक आईपीएस है, अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है। कभी मन में प्रश्न तो आना चाहिए, आप बीपीएससी टॉप कर जाओगे तो एसडीएम बनोगे, और एसडीएम का इमीडिएट सुपीरियर डीएम एक आईएएस अधिकारी है। कभी मन में प्रश्न आना चाहिए, ऐसा प्रश्न आना चाहिए आप लोगों के मन में, तो समझेंगे। संघ पॉलिसी बनाता है, राज्य उसका क्रियान्वयन करता है। तो संघ के द्वारा निर्धारित नीतियों का सफल क्रियान्वयन राज्य करता है, लेकिन पॉलिसी है किसकी? भारत सरकार की, संघ सरकार की पॉलिसी है। क्रियान्वयन राज्य करता है, लेकिन अगर कोई नीतियां सफल या असफल, तो समझेंगे कोई नीति सफल या असफल इसका मानक क्या है। किसी भी नीति की सफलता के लिए जितना महत्वपूर्ण निर्धारण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका सफल क्रियान्वयन है। किसी भी नीति की सफलता उसके निर्धारण पर निर्भर नहीं करती, किसी भी नीति की सफलता उसके सफल क्रियान्वयन पर करती है, उसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कंफर्म, क्रियान्वयन करने का काम राज्य को दिया गया, तो अगर राज्य उसको ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो उस नीति को असफलता मिलना तय है। तो पॉलिसी संघ सरकार की, क्रियान्वयन राज्य किया, लेकिन अगर नीति असफल हो गई, तो नीति यदि असफल हो गई तो उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी संघ सरकार की होगी। अगर कोई नीति असफल हो जाती है भारत सरकार की, तो उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी संघ सरकार की होगी। इसका मतलब क्रियान्वयन जरूर राज्य किया, और ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन न करने के कारण सरकार की नीति असफल हो गई, लेकिन उस असफलता की सारी रिस्पांसिबिलिटी संघ सरकार लेगा, तो रिस्पांसिबिलिटी के अकॉर्डिंग संघ सरकार अथॉरिटी भी रखेगा। इसलिए क्रियान्वयन करवाने वाला भी अटैच्ड ऑफिस का शीर्षस्थ अधिकारी, और क्रियान्वयन करने वाला सबऑर्डिनेट ऑफिस का शीर्षस्थ अधिकारी डीएम, दोनों ही आईएएस अधिकारी होगा, दोनों ही अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होगा, और दोनों पर अंतिम कंट्रोल केंद्र का होता है, दोनों पर अंतिम नियंत्रण संघ का होता है। इसलिए हमारे यहां राज्य और जिले का शीर्षस्थ पदाधिकारी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं, जिन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है। इसका मतलब रीजनल ऑफिस में अटैच्ड और सबऑर्डिनेट दोनों ऑफिस का शीर्षस्थ पदाधिकारी अखिल भारतीय सेवा का मेंबर होता है, और उस पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है। ऐसा इसलिए कि क्रियान्वयन राज्य करेगा, और अगर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन नहीं किया, प्रतिबद्धता के साथ उसे लागू नहीं किया, तो उस नीति को असफलता मिलना तय है। तो उस असफलता की सारी रिस्पांसिबिलिटी संघ सरकार लेगा, तो रिस्पांसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी संघ सरकार के पास होगी। इसलिए दोनों रीजनल ऑफिस पर, अटैच्ड और सबऑर्डिनेट दोनों रीजनल ऑफिस पर संघ सरकार का नियंत्रण होता है, और संघ सरकार अपने शीर्षस्थ अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, डीएम और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से इन एजेंसियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये पहला कारण है। इसीलिए जब संघ राष्ट्र संबंध पढ़ेंगे, तो संघ राष्ट्र संबंधों में प्रशासनिक संबंध पढ़ेंगे, और प्रशासनिक संबंधों में कहां विवाद है, यही विवाद का कारण है। क्योंकि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का उपयोग किया गया, और जहां यूनियन होता है वहां राज्यों को स्वायत्तता दी जाती है। लेकिन भारतीय संघ में देखा जाए तो भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों में चाहे अटैच्ड ऑफिस हो चाहे सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, दोनों के शीर्षस्थ पदाधिकारी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं, आईएएस हैं, और इन पर अंतिम नियंत्रण संघ सरकार का है। तो इसका मतलब है कि राज्य और जिला दोनों पर संघ सरकार का नियंत्रण है, जबकि चाहिए स्वायत्तता, दिखाई दे रहा नियंत्रण, इसलिए संघ राज्य संबंधों में विवाद दिखाई देता है। यही कारण है कि संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों में विवाद का कारण बनता है अखिल भारतीय सेवा। दूसरा आता है, दूसरी बात समझिएगा यहीं पर, यहीं से आप लोगों को वित्त आयोग और नीति आयोग समझ में आ जाएगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो यहीं से आप लोगों को नीति आयोग और वित्त आयोग भी समझ में आ जाएगा। समझिएगा, नीति आयोग के पहले हमारे यहां योजना आयोग हुआ करता था।
नीति आयोग से पहले हमारे देश में योजना आयोग हुआ करता था। समझिएगा, पॉलिसी संघ का है और क्रियान्वयन करने का काम राज्य को दिया गया। संघ सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण किया गया उसका सफल क्रियान्वयन करने का काम राज्य को दिया गया। तो राज्य क्रियान्वयन करेगा, तो क्रियान्वयन करने के लिए राज्य को पैसा चाहिए, या संघ सरकार पॉलिसी बनाया तो क्रियान्वयन राज्य करेगा, तो संघ अपने नीतियों को क्रियान्वयन करवाने के लिए, संघ अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए राज्यों को अनुदान देता है। ऐसे अनुदान को स्वैच्छिक अनुदान कहा जाता है, जिसकी सिफारिश कल तक योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। कल तक इसकी सिफारिश योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब हालांकि नीति आयोग बन गया, नीति आयोग को अनुदान के संदर्भ में सिफारिश करने का अधिकार नहीं है, ये सारा काम अब फाइनेंस कमीशन ही करता है। कंफर्म हुआ? तो जो हमारे यहाँ अनुदान, संघ और राज्य के बीच अनुदान का वितरण होता है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? संघ पॉलिसी बनाया तो क्रियान्वयन राज्य करेगा, तो क्रियान्वयन करने के लिए राज्य संघ से पैसा मांगेगा, या संघ अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए राज्यों को अनुदान देगा। ऐसे अनुदान को स्वैच्छिक अनुदान कहते हैं, और इसकी सिफारिश कल तक योजना आयोग करता था। लेकिन चूंकि अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है, नीति आयोग को यह काम नहीं दिया गया, तो ये सारे काम इस समय वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हमारे यहां संघ राज्य वित्तीय संबंध पड़ते हैं। अभी आप लोग देखिए, बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, तो विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि कई राज्यों का जिक्र तक नहीं है, उत्तर प्रदेश का जिक्र ही नहीं है, कई राज्यों का जिक्र नहीं किया गया। यह अपोजिशन विरोध कर रहा था। तब हम लोगों ने तर्क देखा, करे यूपीए सरकार में जब बजट पेश होता था 26 राज्यों का जिक्र नहीं होता था, 26 राज्यों का जिक्र नहीं होता था। इसे राज्यों का जिक्र करने का मतलब कोई ये नहीं कि हम राज्यों को अनुदान देने जा रहे हैं, जिक्र करने से ही अनुदान नहीं जाता, ऐसा नहीं है। संघ अपनी नीतियों को लागू करवाना है, तो लागू करवाने के लिए संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान मिलना तय है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। और इसके लिए हमारे यहां बाकायदे वित्त आयोग है। तो जो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग बना हुआ है, वो इसी के लिए बना हुआ है, ताकि संघ और राज्यों के बीच करों का बंटवारा किया जा सके। तो ये सारी चीज जो आप लोगों को दिखाई देता है, इन सब के पीछे जो मूल कारण है, जो मूल समझना है, वो है राजनीति प्रशासन द्विभाजन। जल्दी बोलो, जो मूल चीज है वो राजनीति प्रशासन द्विभाजन है। तीसरी बात, आप लोग सभी लोग जीएस में भी पढ़ते हैं, पब्लिक एड में तो पढ़ने हैं, जीएस में भी पढ़ते हैं कि हमारे यहां 1976 के सुधारात्मक प्रयास के तहत 1976 के सुधारात्मक प्रयास के तहत संघ शासन के स्तर पर सीएजी को अकाउंट्स के कार्य से मुक्त कर दिया गया। इसका सीएजी संघ शासन के स्तर पर केवल ऑडिट करता है, अकाउंट्स के कार्य से मुक्त कर दिया गया। तो सीएजी के पास अब संघ में केवल ऑडिट करने का काम है, अकाउंट्स का कार्य सीएजी से अब मुक्त करा दिया गया। तो ऑडिट एंड अकाउंट्स को सेपरेट क्यों किया गया? अगर कोई आपसे पूछे कि अकाउंट्स एंड ऑडिट को पृथक क्यों किया गया, पृथक क्यों किया गया, तो इसका एक कारण यह है कि अकाउंट्स के कार्य की प्रकृति कार्यकारी है। अकाउंट्स का काम करने का, अकाउंट्स के कार्य की प्रकृति कार्यकारी, और ऑडिट के कार्य की प्रकृति अर्धविधायी की है। ऑडिट के कार्य की प्रकृति कैसी है? अर्धविधायी की। चूंकि प्रत्येक विभाग का प्रधान सचिव अपने विभाग का प्रधान लेखाधिकारी होता है, इसलिए वो अपने विभाग का लेखा स्वतः तैयार करता है। जब मैं सचिव की बात कर रहा हूं तो सचिव मतलब प्रशासनिक अधिकारी, इसका मतलब कार्यपालिका का पार्ट है। तो जो कार्य कार्यपालिका के द्वारा प्रक्रिया कार्यकारी होगी, और ऑडिट का काम सीएजी को दिया गया। सीएजी ऑडिट करता है संसद की ओर से, संसद के लिए करता है,
लेकिन ऑडिट करने वाला अधिकारी सीएजी संसद का सदस्य तो नहीं है। सीएजी ऑडिट करता है संसद के लिए, संसद की ओर से करता है, लेकिन ऑडिट करने वाला अधिकारी सीएजी संसद का सदस्य तो नहीं है, इसलिए उसके कार्य की प्रकृति को अर्धविधायकी कहते हैं। तो ऑडिट के कार्य की प्रकृति अर्धविधायकी है और अकाउंट्स के कार्य की प्रकृति कार्यकारी है। तो कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण यदि राजनीति और प्रशासन को सेपरेट किया जा सकता है, तो फिर कार्य की प्रकृति में अंतर होने के कारण ऑडिट और अकाउंट्स को सेपरेट क्यों नहीं किया जा सकता? इसी तर्क के आधार पर 1976 के सुधारात्मक प्रयास के तहत ऑडिट एंड अकाउंट्स को सेपरेट कर दिया गया। अब सीएजी संघ शासन के स्तर पर केवल ऑडिट करता है, अकाउंट्स का कार्य प्रत्येक विभाग के प्रधान सचिव, जिसकी हैसियत प्रधान लेखाधिकारी की है, उसको दे दिया गया। समझ में आया? यह भी राजनीति प्रशासन विभाजन के कारण हुआ। जो ऑडिट और अकाउंट्स को सेपरेट किया गया, यह भी राजनीति प्रशासन विभाजन के कारण ही किया गया। राजनीति प्रशासन विभाजन के आधार पर ऑडिट एंड अकाउंट्स के कार्य को सेपरेट कर दिया गया। तीसरी बात, हमारे यहां ग्रासरूट लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक, आप ग्रासरूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की बात करो, आपको हर जगह दो ही पदाधिकारी मिलेंगे, हर जगह दो पदाधिकारी मिलेंगे। अगर मैं सबसे नीचे ग्राम स्तर की बात करें, ग्राम स्तर की बात करें, तो जो भी हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में दो ही प्रमुख हैं, एक ग्राम पंचायत का प्रधान होगा, प्रधान बोलो, मुखिया बोले या सरपंच बोले, जो भी बोलेंगे, और ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख जो होता पंचायत सचिव होता है, पंचायत सचिव। तो पंचायत सचिव इसका प्रशासनिक प्रमुख है, प्रशासनिक प्रमुख है। तो प्रधान, मुखिया, सरपंच पंचायत का राजनीतिक प्रमुख है, राजनीतिक प्रमुख है। इसका मतलब ग्रासरूट लेवल पर सबसे नीचे पंचायत है। अब पंचायत में दो हेड दिखाई देते हैं, एक पंचायत का पॉलिटिकल हेड ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच या मुखिया, और दूसरा पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख पंचायत सेक्रेटरी होता है। तो आप दो क्यों? क्योंकि राजनीति प्रशासन ये पॉलिसी बनाएगा तो क्रियान्वयन करेगा। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर देखें, इसी प्रकार जिला के स्तर पर देखें, इसी प्रकार राज्य के स्तर पर देखें, तो किसी भी डिपार्टमेंट के शीर्ष पर दो प्रमुख हैं, एक पॉलिटिकल हेड के रूप में मंत्री, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में सेक्रेटरी। पॉलिटिकल हेड के रूप में मंत्री, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में सेक्रेटरी। किसी भी डिपार्टमेंट के शीर्ष पर आप लोग दो हेड देखेंगे, वित्त मंत्री वित्त सचिव, गृह मंत्री गृह सचिव, शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव। कंफर्म, किसी भी डिपार्टमेंट के शीर्ष पर देखेंगे दो प्रमुख आपको दिखाई देगा। एक पॉलिटिकल हेड के रूप में उसका प्रमुख मंत्री होता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में वो सचिव काम करता है। तो आपको यहां भी दो हेड दिखाई दे रहे हैं। तो मंत्री का काम पॉलिसी बनाना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में सचिव काम करता है, जिसका काम क्रियान्वयन करना है। इसे किसी भी डिपार्टमेंट के शीर्ष पर दो प्रमुख होते हैं। किसके कारण? तो बोलो राजनीति प्रशासन विभाजन के कारण। राजनीति प्रशासन विभाजन के कारण ही प्रत्येक डिपार्टमेंट के शीर्ष पर दो प्रमुख होते हैं, एक पॉलिटिकल हेड के रूप में मंत्री, दूसरा प्रशासनिक हेड के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में सचिव काम करता है। कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो आप लोग, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, जैसे होम मिनिस्टर है तो होम सेक्रेटरी है। तो होम मिनिस्टर इसका पॉलिटिकल हेड है, इसका राजनीतिक प्रमुख है। तो होम सेक्रेटरी इसका प्रशासनिक प्रमुख है। इसका प्रशासनिक प्रमुख है। इसका मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के शीर्ष पर, कोई भी डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी, ये हर जगह दो क्यों? क्योंकि दो ही काम है, एक पॉलिटिकल हेड है तो दूसरा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। इसी प्रकार
अगर आप सचिवालय का नाम लो, चाहे कहीं या किसी भी स्तर का सचिवालय हो, ग्राम सचिवालय हो, राज्य सचिवालय हो, केंद्रीय सचिवालय हो, मंत्रिमंडलीय सचिवालय हो, राष्ट्रपति सचिवालय हो, लोकसभा सचिवालय हो, राज्यसभा सचिवालय हो, जहां भी सचिवालय का नाम लिखा होगा वहां दो ही हेड होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। मंत्रिमंडलीय सचिवालय, सॉरी, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। मैंने यहां मंत्रिमंडलीय सचिवालय बोला तो मैंने कहा कि मंत्रिमंडल, जैसे मैंने सचिवालय का नाम लिया तो दो हेड दिखाई देगा। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। दो हो गए। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पॉलिटिकल हेड पीएम और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कैबिनेट सेक्रेटरी। राष्ट्रपति सचिवालय का पॉलिटिकल हेड स्वतः राष्ट्रपति और राष्ट्रपति सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति का सचिव होता है। लोकसभा सचिवालय का पॉलिटिकल हेड लोकसभा स्पीकर और लोकसभा सचिवालय का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लोकसभा का महासचिव। राज्यसभा सचिवालय का पॉलिटिकल हेड राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा सचिवालय का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड राज्यसभा का महासचिव। कहीं भी नाम लेंगे सचिवालय के रूप में, डिपार्टमेंट के रूप में या ग्रासरूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, तो आप लोगों को दो ही हेड दिखाई देगा, क्योंकि तीसरा हमारे पास कोई काम नहीं है। एक का काम पॉलिसी बनाना है, एक का काम पॉलिसी का क्रियान्वयन करना है। जो पॉलिसी बनाएगा उसे राजनीति कहते हैं, जो क्रियान्वयन करता है उसे प्रशासन कहते हैं। इसलिए आपको हर जगह हमारे यहां दो हेड दिखाई देंगे। संघ और राज्य आपको दो दिखाई दे रहा है। संघ पॉलिसी बनाता है तो राज्य क्रियान्वयन करता है। राज्य में भी दो दिखाई देगा। बिहार राज्य में दो ही चीज आपको दिखाई देगा। बिहार की राजधानी पटना, जहां पॉलिसी बनती है, और 38 जिलों में पॉलिसी का क्रियान्वयन होता है। राज्य और जिला, संघ और राज्य, संघ, राज्य, जिला। संघ हेड ऑफिस तो राज्य रीजनल ऑफिस, राज्य हेड ऑफिस तो जिला रीजनल ऑफिस। समझ में आया? संघ के लिए राज्य रीजनल ऑफिस है तो राज्य के लिए जिला रीजनल ऑफिस है, तो जिला के लिए राज्य मुख्यालय है तो राज्य के लिए संघ मुख्यालय है। संघ पॉलिसी बनाया तो राज्य क्रियान्वयन करेगा, राज्य पॉलिसी बनाया तो जिला क्रियान्वयन करेगा। इसलिए संघ के अधीन राज्य है तो राज्य के अधीन जिला है। तीसरा कोई व्यवस्था नहीं है, तीसरा कोई व्यवस्था नहीं है। समझ में आया? संघ पॉलिसी बनाया तो राज्य क्रियान्वयन किया, संघ पॉलिसी बनाया तो राज्य क्रियान्वयन किया, राज्य पॉलिसी बनाया तो जिला क्रियान्वयन किया। इसलिए जिला प्रशासन है तो राज्य राजनीति है, राज्य प्रशासन है तो संघ राजनीति है, संघ राजनीति तो राज्य प्रशासन, राज्य राजनीति तो जिला प्रशासन। अब तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। वेद आपको भी समझ में आ रहा बढ़िया से? वेद आपको समझ में आ रहा बढ़िया से? विकास बढ़िया समझ में आ रहा है? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, राजनीति प्रशासन द्विभाजन का इंपैक्ट दिखाई देता है। अगर ये पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पूरी मशीनरी समझ में आएगी, पूरी मशीनरी समझ में आ जाएगी आप लोगों को, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मैंने आज इस मुद्दे को उठाया ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आए, और इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना? बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करिएगा। राजनीति प्रशासन द्विभाजन, लोक प्रशासन के जन्म का आधार राजनीति प्रशासन द्विभाजन। लोक प्रशासन का जन्म 1887 में, जन्म स्थान अमेरिका और जनक वुडरो विल्सन है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन है, ठीक है? तो ये सारा चीजें आप लोगों को जानना जरूरी था, और इसका कैसे व्यवहारिक उपयोग करते हैं हम लोग भारतीय प्रशासन में, तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हर चीज का, हर जगह आपको राजनीति प्रशासन द्विभाजन ही दिखाई देगा।
ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। आर्टिकल 1 जो बना हुआ हमारे यहाँ कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, वो राजनीति प्रशासन विभाजन की विचारधारा का समर्थन करता है। हमारे यहाँ जो अखिल भारतीय सेवाएं बनी हैं, वित्त आयोग जो बना हुआ है, इन सब के पीछे कंसेप्ट क्या है? इस सब के पीछे कंसेप्ट यही है। लिखना कब से शुरू करेंगे? बस आज के बाद ये लिखवाऊंगा भी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। इसको लिखवाएंगे भी, आप टेंशन नहीं लेना, सब चीजें लिखवाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं चाहता थोड़ा सा एक बेसिक क्लास हो जाता, 2-3 क्लास बेसिक क्लास है जिसमें सब शब्दों को समझ लेते आप लोग, ठीक है ना। कि नवीन लोक प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन क्या है, नियामकीय लोक प्रशासन क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक प्राइवेट में क्या अंतर है, ये सब चीजें थोड़ा शब्दावली को समझ लेते, कला क्या है, विज्ञान क्या है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को लिख समझाऊंगा, लिखाऊंगा, क्वेश्चन पर आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है वेद, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा, चूंकि बाकी एप्लीकेशन में है, आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के बार बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको लिखाऊंगा भी और अपडेट करके सब लिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक हैं, ठीक है ना। कल भी क्लास है और अब हम लोग कल भी बेसिक क्लास ही पढ़ेंगे, सब चीज़ों को पढ़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेद समझ में आ रहा बढ़िया से ना? कहीं कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे भी, ध्यान रखना, एक एक चीज लिखेंगे। और क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, मिनिमम 1.5 से 2 घंटे का क्लास का ड्यूरेशन होगा, बस 1-2 दिन के बाद, ठीक है ना। 1-2 दिन के बाद हम लोग इसका ड्यूरेशन 2 घंटे कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं, फिर नए बेसिक ही मिलेंगे, बेसिक क्लास में ही मिलेंगे। नए नए शब्दों को समझना है ताकि कोई आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।